नमस्कार मेरे बहुत प्यारे मित्रों। जैसे कि हम लोग अनुच्छेदों की श्रृंखला में बात कर रहे थे, अनुच्छेदों में हम लोग अनुच्छेद 124 तक बात कर लिए हैं, यानी आर्टिकल 124 तक बात कर चुके हैं। 124 के हम लोग जितने खंड इसके हैं उन सारे खंडों के बारे में भी चर्चा किया है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो था अनुच्छेद 124 का 4 था, और इसके साथ ही साथ शपथ के बारे में भी, तीसरे के बारे में भी कहा जाए तो सारे के सारे इसके पहलुओं के बारे में, सारे खंडों के बारे में हम लोग विधिवत बात कर चुके हैं, विस्तार से बात कर चुके हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के। आज हमारा टर्न है अनुच्छेद 125 यानी आर्टिकल 125। 125 में आज हम लोग समझेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, यानी अलाउंसेस जो होते हैं और उनकी सैलरी जो होती है, मंथली सैलरी जो होती है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, और ये देखेंगे कि इनकी सैलरी में कैसे बढ़ोतरी होती है, कैसे किसके द्वारा निर्धारित होती है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि लगता तो बहुत ईजी है, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है, सिली मिस्टेक के कारण वो हमसे भूल जाता है या फिर छूट जाता है वो प्रश्न। हम लोग ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग ऐसे बात ही कर लेंगे। ठीक, वेतन जो होता है अनुसूची 2 के अनुसार दिया जाता है। आप इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। अनुसूची 2, आप लोग जानते होंगे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में जो दूसरी अनुसूची है, ये क्या करेगी? यही सभी के वेतन के बारे में, सभी की भत्ते के बारे में क्या बताएगी? ये एक प्रकार से नियम बनाएगी, या फिर एक प्रकार से इसी के अनुसार ही दिया जाता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे ये होता है, किसके द्वारा निर्धारित होता है। सबसे पहले ये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनके जो वेतन जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन होता है, इनके वेतन का जो निर्धारण होता है वो संसद के द्वारा होता है। संसद समय समय पर क्या करती है? निर्धारित करती रहती है। ठीक, प्रायः क्या होता है, इसमें बढ़ोतरी ही किया जाता है। अभी भी बढ़ोतरी करने की कुछ मांग है। मांग ये है 2,80,000 जो है, 2,80,000 जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, 2,70,000 जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जितने न्यायाधीश होते हैं उन्हें अन्य न्यायाधीश कहते हैं, उनकी सैलरी के बारे में ऐसा प्रस्तावित है। अब देखिए कब तक ये होता है, जब ये आ जाएगा तो आप इसे जरूर करंट अफेयर से क्या करिए, करंट अपग्रेड कर लीजिएगा, यानी अपडेट कर लीजिएगा। ठीक, अभी की जो है, अभी मैं उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। ठीक, तो हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ऐसे वेतन भत्ते प्राप्त करेगा जो संसद के द्वारा क्या होगा, समय समय पर निश्चित किया जाएगा, या संसद के द्वारा समय समय पर इनके वेतन भत्ते निर्धारित किए जाएंगे। ठीक, न्यायाधीश के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। ये भी देखिए प्रश्न बनता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है कि राज्य की संचित निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके हैं। भारत की संचित निधि जिसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, उसको मैं यहाँ पर और क्लेरिफाई करूँगा, यानी और डिटेल उसे समझाऊंगा। भारत की संचित निधि से उसको क्या दिया जाता है? वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अगर यहाँ प्रश्न बन गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या होगा, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो वेतन मिलते हैं वो राज्य के संचित निधि से मिलते हैं, लेकिन अगर उनका पेंशन अगर बात आ गया, उनके पेंशन की बात आ गई, तो उनका पेंशन कहाँ से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक, किसकी बात मैंने किया है? उच्च न्यायालय के। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा, चाहे उनके वेतन हो, चाहे उनके पेंशन हो, चाहे उनके भत्ते हो, सारे के सारे कहाँ से दिए जाएंगे? भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। पद ग्रहण करने के पश्चात इनके वेतन व भत्ते में कटौती नहीं किया जा सकता, यानी जब ये पद ग्रहण कर लेंगे, इसके बाद इनके सैलरी वैलरी में, इनके अलाउंसेस में कभी घटोत्तरी नहीं किया जाएगा, यानी डिक्रीज नहीं किया जाएगा, उसमें कमी नहीं किया जाएगा, यानी इसमें कुछ घटाया नहीं जाएगा। लेकिन कुछ प्रावधान है। क्या है? प्रावधान है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे शर्त हैं जहां पर ये अपवाद के रूप में हो जाते हैं कि न्यायाधीश के वेतन व भत्ते से कटौती केवल वित्तीय आपातकाल के समय किया जाता है। अब वित्तीय आपातकाल क्या होता है? वित्तीय आपातकाल ये होता है कि देश की साख ही क्या हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, मुद्रा की कमी हो जाए, जिसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट को इतनी अथॉरिटी है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या करेगी, वित्तीय आपातकाल का घोषणा करा देगी। घोषणा कराने के बाद क्या होगा, चाहे जो भी सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हो, सभी की सैलरी में, सभी के अलाउंसेस में क्या कर सकती है सरकार? घटोतरी कर सकती है। केंद्र सरकार जितनी योजना परियोजना उसमें कुछ घटोतरी कर सकती है।
ठीक। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, वित्तीय आपातकाल भारत में कभी अभी लागू नहीं हुआ, एक बार भी लागू नहीं हुआ है, ठीक। फिर भी इसके बारे में आप जानते रहिएगा, इसके भी बारे में आपके चैनल पर बहुत ही अच्छी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे अवश्य देखिएगा। भारत की राज्य व्यवस्था नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइएगा, देखिएगा, वित्तीय आपातकाल के बारे में आपको और डिटेल मिल जाएगा कि यानी जब भारत में क्या हो, शाख की समस्या आ जाए, यानी कि मुद्रा की समस्या आ जाए, तब क्या होगा, तब क्या करेगी भारत सरकार क्या करेगी, राष्ट्रपति महोदय से रिक्वेस्ट करेगी, उन्हें लिखित सलाह देगी कि ऐसा है कि आप ये काम करिए और आप देश में क्या करें, वित्तीय आपातकाल घोषित कर दीजिए कि हमारे यहाँ वित्त की समस्या आ गई है, जिसके कारण क्या हो जाता है, सरकार को ये सहूलियत मिल जाती है कि वो निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के अधिकारियों की सैलरी में क्या कर सकती है, कट कर सकती है, कुछ कमी कर सकती है, और इसके साथ ही साथ जो भी वो परियोजना लाई है उसमें भी कुछ घटोतरी कर सकती है। लेकिन आप इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, चाहे वित्तीय आपातकाल हो चाहे जो हो, लेकिन कभी राष्ट्रपति की सैलरी अलाउंसेस में कमी नहीं आएगी, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। ये अपवाद स्वरूप है, ये अपवाद स्वरूप है, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा कि वित्तीय आपातकाल लगा हो तब भी राष्ट्रपति के सैलरी में कोई भी कटिंग या फिर कोई भी कटौती नहीं होती है, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग बात कर लिए यहाँ तक कि आखिर ये वित्तीय आपातकाल के समय इनकी सैलरी में घटोतरी हो रही है, पहले तो नहीं हो रही थी, यानी कि पद ग्रहण के बाद इनकी सैलरी में कोई कमी नहीं लाई जाएगी, लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल ही लागू है तब तो कमी लाई जा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कितना मिलता है इनको सैलरी। अब हर कोई को ये होगा ना जिज्ञासा कि आखिर ये कितना सैलरी पाते होंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो इनका सैलरी भी ज़्यादा होगा। तो आइए बात करते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह, और इसके साथ ही साथ उन्हें बहुत ही भत्ते प्रदान किए जाते हैं। भत्ते से क्या तात्पर्य होता है, उन्हें फ़ोन कॉलिंग के लिए मिल जाएगा, फ़ोन चाहे जितना वो बात करें कहीं पर भी करें, उनको परिवहन की व्यवस्था मिल जाती है, सरकारी आवास की व्यवस्था मिल जाती है, सरकारी नौकर की व्यवस्था मिल जाती है, सरकारी गार्ड की व्यवस्था मिल जाती है, अगर उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो उन्हें सरकारी डॉक्टर मिल जाते हैं, ये सारे उनको क्या मिल जाते हैं, फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग भत्ते के रूप में समझते हैं, ठीक। उसको किसके रूप में समझेंगे, भत्ते के रूप में, इसको अलाउंसेस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। जबकि अन्य न्यायाधीश के वेतन 90,000 प्रति माह और अन्य भत्ते प्रदान किए जाएंगे। कभी भी आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर हो सकता है आपको याद न रहे, जितना मुख्य न्यायाधीश का होगा उससे 10,000 कम यानी 10,000 कम करके अन्य न्यायाधीश को क्या दिए जाते हैं, उनको वेतन दिए जाते हैं। अब मान लीजिए आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कितनी मिलती है, अभी तो वो अनुच्छेद नहीं आया लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो मिलता है, यानी कि इसके मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, उच्च न्यायालय के भी तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, इनके मुख्य न्यायाधीश को 90,000 मिलता है, और जो इसके अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 80,000 मिलता है प्रति माह वेतन। आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे क्या है ये। सबसे पहले हम लोग ये बात किए हैं कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके जो वेतन भत्ते हैं उसका निर्धारण करने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो संसद के पास है, ठीक। और इसके साथ ही साथ इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं, पेंशन जो होते हैं, वो भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाएंगे, ठीक। और इसके साथ साथ क्या, कभी भी इनके पद ग्रहण के बाद इनके वेतन में कोई घटोतरी नहीं की जाएगी, कोई कटौती नहीं की जाएगी। परंतु अगर भारत में या फिर देश में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अगर लागू हो तो इनके वेतन में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है, ठीक। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे हैं कि अभी जो वर्तमान में जो इनकी सैलरी है 1 लाख किसके लिए है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है, और 90,000 जो है अदर जस्टिस के लिए है। लेकिन प्रस्तावित क्या है, आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है, तो सर जब राष्ट्रपति महोदय का सैलरी बढ़ गया 5 लाख हो गया तो इनका क्यों नहीं हुआ। तो इनका जो प्रस्तावित है 2,80,000 प्रस्तावित है, किसका, मुख्य न्यायाधीश का, ठीक। अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपको मुख्य न्यायाधीश का पता चल गया तो आप अन्य न्यायाधीश का कैसे कर सकते हैं, इसी में से 10,000 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको अन्य न्यायाधीश का, यानी 2,70,000 क्या हो जाएगा, 2,70,000 क्या हो जाएगा अदर जस्टिस के लिए, और 2,80,000 क्या हो जाएगा
चीफ जस्टिस के लिए क्या है, प्रस्तावित है। संसद जैसे ही पारित कर देगी, ये बात मान लेगी कि हाँ इनको भी इनकी सैलरी भी बढ़ानी चाहिए, तो वो स्वयं ही बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ा देगी तो इनको सैलरी बढ़ करके ही मिलेगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोग अनुच्छेद 125 को खूब अच्छे से समझा है, बहुत ही सरल भाषा में। और आप ये भी ध्यान दीजिए कि इनको जो सैलरी मिलती है, जो वेतन मिलते हैं, अनुसूची 2 के अनुसार ही मिलते हैं। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।